व्यक्ति के साथ हैं जिनका नाम है नरपेंद्र सिंह सोराण। 1996 में जब बाड़ा हल्के से वो विधायक बने तो इनकी उम्र 30-35 साल रही होगी। और जो उस दौर की जो युवा राजनीति है, जो चौधरी बंसीलाल के पार्टी में होइपा में, उसको समझने के लिए इनसे मुलाकात ज़रूरी थी। और इसके साथ ही ये एक दूसरे दौर की राजनीति के भी गवाह हैं, क्योंकि बाड़ा हल्के से इनके पिताजी चौधरी अत्तर सिंह सोराण जी भी विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं वो। और उस दौर की राजनीति थोड़ी अलग थी, इस दौर की राजनीति अलग थी, और अब तो बिल्कुल ही अलग है। एक तो सबसे पहले तो नरपेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है चर्चा में, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। नरपेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि एक आप उस परिवार से संबंध रखते हैं जो ऑलरेडी राजनीति में थे, तो आपका कैसे रुझान हुआ राजनीति की तरफ? तो वो वैसे तो आपके सवाल में ही जवाब है इसका कि घर में जैसा माहौल होता है, जैसा देखता है जी। दूसरी बात इसकी ये थी कि हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। पर पता नहीं क्यों जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था 10वीं की, तो मेरे पिताजी ने ये फैसला कर लिया था कि भी नरपेंद्र को हम वकालत करवाएंगे। वकालत करवाएंगे, अच्छा। और वकालत करवाने के बाद जब हम बहन भाई बैठते थे आपस में, तो ये था कि भी क्योंकि मेरी बड़ी बहन थी वो डॉक्टरी की पढ़ाई करती थी और था, तो ये था कि भी डॉक्टर क्यों नहीं, इंजीनियर क्यों नहीं जी। तो मेरे पिताजी ने जो एक बात कही वो मुझे आज भी याद है, हालांकि उन दिन 10वीं की बातें थी। उन्होंने कहा कि देखो, राजनीति में बहुत सारे एहसान लेने पड़ते हैं। अच्छा। और दूसरा शब्द भी उन्होंने कहा कि बहुत सारी न चाहते हुए भी दुश्मनियां हो जाती हैं। अच्छा। अगर कोई आदमी राजनीति शुरू कर लेना और वो उसको छोड़ दे तो या तो बचे हुए एहसान हैं वो खड़े रह जाएंगे, और नहीं तो आपके दुश्मन आपको मार देंगे। अच्छा, ऐसा ये मेरे पिताजी ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि राजनीति को तो चालू रखना ही पड़ेगा। अच्छा। तब तक मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये ठीक है कि मेरा जन्म हुआ उस वक्त मेरे पिताजी एमएलए थे जी, पंजाब में। अच्छा, संयुक्त पंजाब में एमएलए? संयुक्त पंजाब में। कौन सा साल था वो? वो 57 में बने थे। 57 में। हालांकि उससे पहले वो 19 जब मेरे जन्म से पहले बन चुके थे और मंत्री भी रह चुके थे पेप्सू में। 52 में, हाँ। जो चौधरी चंद्रावती जी ने, चंद्रावती जी तो 54 में बनी है। अच्छा। चंद्रावती जी मेरे पिताजी के बाद आई पॉलिटिक्स में। जी। क्योंकि मेरे पिताजी कम एज की वजह से, और उन्होंने चैलेंज कर दिया पेटिशन पे। हाँ, उन्होंने नहीं किया, रामकिशन गुप्ता जी ने किया था। उस वक्त हिसार जिले के प्रधान होते थे रामकिशन गुप्ता जी, जो बाद में मेंबर पार्लियामेंट बने यहाँ से। जी। हमारे दादरी के ही थे जी। तो उन्होंने उनका चुनाव चैलेंज कर दिया था, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे 5 साल के लिए। पर वो सुप्रीम कोर्ट से, वो रिपोर्टेड केस है AIR का, तो सुप्रीम कोर्ट से जब उनके फेवर में फैसला आ गया जी, और वो डिस्क्वालीफिकेशन जो उनकी थी वो खत्म हो गई, तो 1957 का जो इलेक्शन लड़ा जी, और मेरा जन्म 1961 का, तो उस वक्त 62 तक मेरे पिताजी एमएलए थे। तो मैं कह सकता हूँ कि भी मेरे जन्म के समय मतलब मेरे पिताजी एमएलए थे, और उससे पहले वो पेप्सू में मंत्री रह चुके थे। ज्ञान सिंह राडेवाला जी चीफ मिनिस्टर होते थे, सरदार अमरेंद्र सिंह के सगे मामा। अच्छा। महाराज पटियाला के साड़ा जी, ज्ञान सिंह राडेवाला, वो चीफ मिनिस्टर थे पेप्सू में, और उनकी कैबिनेट में निर्दलीय एमएलए बनके, बारडा सतनाली कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी 52 में, निर्दलीय बने थे, निर्दलीय एमएलए बनके। और पहली अकाली दल की गवर्नमेंट, या ये कह लो कि नॉर्थ इंडिया में पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो बनी, उसमें मेरे पिताजी की वजह से बनी वो, क्योंकि 2 मेंबर कम पड़ते थे, और एक तो निर्दलीय के तौर पर मेरे पिताजी ने तो सपोर्ट उनको देनी थी जी, और उसके साथ ही निहाल सिंह तक्षक जी यहाँ दादरी से जो कांग्रेस के एमएलए बने, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी थी और उन्होंने भी अकाली दल का समर्थन कर दिया था। तो ज्ञान सिंह राडेवाला जी जो अकाली दल के चीफ मिनिस्टर बने जी, उनकी गवर्नमेंट बनवाने में उस वक्त क्योंकि 2 मेंबरों की कमी थी, तो मेरे पिताजी का रोल था, और उसी एवज में उनको 25 या +25 जो उनकी एज थी इस यंग एज में जी, और वो मंत्री तो बने ही बने,
साथ ही उनकी जो कोठी जो थी वो बारादरी में थी। बारादरी है जो पटियाला का जो राजमहल जो होता है, उसमें सिर्फ राजमहल ही था और मंत्रियों की कोठी कोई गिनती के लोगों की थी उसमें बारादरी में। अच्छा। तो उन्होंने अपने नज़दीक वो रखते थे, क्योंकि वो एक तरह से कह सकते हैं हम कि भी वो पॉलिटिकली एहसान मानते थे कि भी नेहरू की उस हवा में और गैर कांग्रेसी सरकार बनवाना और बनाना और बनाए रखना। हालांकि ये संयुक्त पंजाब की रवायती रही है, क्योंकि जमींदारा पार्टी भी, यूनियनिस्ट पार्टी भी यहाँ लंबे समय वो ठीक है, ये कि भी खुददार या बोल्ड लोग या इस तरह की बात आप कह सकते हो कि वो लोग सरकारों से टक्कर लेते रहे हैं, जिसमें सर छोटू राम की बात आप करो तो उन्होंने 1922 में कांग्रेस छोड़ दी थी और था, तो वो बात भी है, पर फिर भी उस वक्त गैर कांग्रेसी सरकार बनाना एक बड़ी बात थी, तो वो पेप्सू में बनी थी यहाँ से। अच्छा नृपेंद्र जी, जैसे आप ने एक विधायक के घर में ही जन्म लिया, जी जी, तो जब होश संभाला, जैसे अतर सिंह जी की जो एक्टिविटी थी जी, वो किस तरह की रहती थी? उस दौर की राजनीति को मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। देखो, उसको समझने के लिए आज का आप कंपेयर करके आप इसको समझ पाएंगे जी। उस वक़्त लोगों के साथ मिलना जुलना जो होता था ना जी, वो आज की तरह से रिजर्व नहीं था और लोगों के बीच में ही बैठते थे पॉलिटिकल आदमी। एक तो चीज़ ये थी मोटे तौर पे, और इसमें दूसरी जो बात थी वो ये थी कि उस वक़्त जो भी कोई कुछ करता था ना जी, तो वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में होता था, और कहीं भी ये नहीं होता था कि भी मतलब आदमी कर कुछ रहा है, कह कुछ रहा जो है। नोट कमाने वाली सी प्रवृत्ति नोट कमाने की बात तो बहुत लेट आई है। अच्छा, बहुत लेट आई है। और वो तो बात इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति की भी मैं नहीं कहूँगा। उस दौर के जो भी लोग थे वो तो इस पैसा वैसा कमाने को, इन चीज़ों को तो पाप मानते थे, बुरा मानते थे। अच्छा, ये तो स्वभाव था सबका ही। तो जैसे अतर सिंह जी जब विधायक थे, लोगों की चहलकदमी घर में रहती होगी जैसे, जी जी, तो आंटी सब कुछ करती थी या नौकर चाकर थी? वैसे तो देखो थोड़ा सा एक फ़र्क तो मैं इसलिए देखता था हमारे परिवार में, जो क्योंकि उस वक्त तो हम गांव में ही रहते थे। मांडी हरिया गांव हमारा है और यहाँ से कोई 24 किलोमीटर पड़ता है। तो गांव में हम रहते थे, और जब हम छोटे थे तो ये था कि भी हमारी हवेली को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि उस वक्त तो कच्चे घर होते थे। तो ये जो थोड़ा सा एक आपने जो सवाल पूछा ना, इसमें तो मैं कहूँगा कि हाँ, वो हमारे यहाँ नौकर चाकर तो उस हिसाब से नहीं कि भी वो किचन में काम करते हों, लेकिन उस तरह से बड़े ज़मींदारों में मेरे पिताजी की गिनती होती थी। अच्छा, ज़मीनें काफ़ी थी उनकी? हाँ, मतलब एक्चुअली मेरे पिताजी के दादा और उनके भी फादर तब से ही, यानी कि कोई हम कह सकते हैं हमारी जो छठी या सातवीं पीढ़ी जो अभी चल रही है, सातवीं पीढ़ी जो चल रही है, अच्छा, वो मनी लैंडिंग का काम करते थे उस वक्त से ही। अच्छा। और जींद जो स्टेट थी उसमें मेरे पिताजी के दादा इनकम टैक्स पे ही थे। एंड ही वाज द अलोन जो जाट या जमींदार इनकम टैक्स पे ही, अदरवाइज हाँ नहीं तो बाकी कोई बनिए वगैरह थे। उसमें तो लगानी बड़ी मुश्किल से, हाँ लगानी नहीं। और ये तो आपका एरिया तो पूरा अनफर्टाइल एरिया ही था उस समय। तो मनी लैंडिंग का जो उनका काम था, बहीबंदी बोलते थे उसको, बहीबंद जो लोग थे जी, तो वो उसका जो इनकम होती थी उस पर जो जींद स्टेट में टैक्स देना होता था वो था। तो यानी कि उनकी गिनती बड़े जमींदार में थे। जो सवाल आपका था उसके जवाब में मैं कह रहा हूँ कि भी सेवादार, नौकर चाकर, ये सारी चीज़ें तो थी, अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी घर में और किचन में जो काम था और था वो तो मेरी माँ ही करती थी। जो उस दौरान जो गाड़ियाँ थी या व्हीकल के जो साधन थे, सड़कें बहुत पतली पतली संकरी थी, तो वो उनकी जो चुनावी कैंपेन थी आपके पिताजी की, वो किस तरह होती थी? वो किस चीज़ में यात्राएं करते थे? मेरे चलो जब से मैं समझ के पास एक जीप, मैं समझ पाया ना जी, मैं समझ पाया, उस वक्त तक तो जीपें तो सबके पास ही आ गई थी। अच्छा, क्योंकि मैं तो
आप कह सकते हो कि जब मेरा 61-62 के जन्म के बाद मैं 6-8 साल का हुआ हूँगा तो मैं देख समझ पाया हूँगा, तो 70 या 68 तक की कुछ बातें मुझे याद हो सकती हैं। तब तो जीपें चलती थी, लेकिन जो स्टार्ट उन्होंने लाइफ की, अपने जो पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट की थी 1952 में, तब ऊंट और घोड़ों पे लोग वोट मांगते थे। अच्छा, कैंपेनिंग। हाँ, और सड़कें थी नहीं उस वक्त। वो मैंने जो बताया वो स्टेटस वाइज या उस वक्त का जो अफोर्ड कर सकते थे। मेरे पिताजी के पास डोज गाड़ी होती थी, जो आगे से डोज एक गाड़ी मेड इन इंग्लैंड, जो अच्छी बड़ी गाड़ी थी, जिसमें 8 या 10 सीटर जो गाड़ी होती थी। अच्छा, बड़ी लंबी वो डोज गाड़ी होती थी। और वो बताया करते थे, हमारे जन्म से पहले की बात, मैं 52 की बात कर रहा हूँ। तो वो जब गांव में जाते थे तो मतलब आसपास के लोग भी देखने के लिए, और जब वो गाड़ी स्टार्ट होती थी, चलती थी, उसका जो आवाज़ होती थी, मोर बोलते थे और मतलब देर तक बोलते रहते थे। गांव के जिस एरिया में गाड़ी आई तो गाड़ी पहली बार वही लेके गई, उसका शोर शराबा सुन के गाड़ी का। हाँ, तो वो था। लेकिन जो उस वक्त भी 52 का जो इलेक्शन था, तो मेरे पिताजी तो जरूर गाड़ी में चलते थे, बाकी सब लोगों ने ऊंट और घोड़ों पे ही चुनाव लड़ा, कैंपेनिंग। हाँ, और जो वर्कर थे वो भी ऊंट घोड़ों पे ही चलते थे। अच्छा। तो जो अंकल ने बारडा हल्के से 3 चुनाव चौधरी अतर सिंह जी ने जीते, 3 चुनाव जीते हैं। बारडा 52 का, जो जिसको उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम था, अगर आप गूगल पे देखेंगे, बारडा सतनाली। और उसके बाद 57 का भारतीय जनसंघ पार्टी से। अच्छा, उस वक्त भारतीय जनसंघ पार्टी, ये जो पुरानी बीजेपी, हाँ, यानी कि जिससे बीजेपी निकली है, 52 में वो इंडिपेंडेंट थे। अच्छा, उस वक्त उनका निशान था ऊंट का निशान। अच्छा, ये तो आपके एरिया से मिलता जुलता ही निशान। हाँ, वो उस वक्त यही होते होंगे, ऊंट, घोड़े, बकरी, ये निशान होते थे चुनाव आयोग के। पहला ही चुनाव था, वो चुनाव आयोग के लिए भी वो नई चीजें थी। तो जनसंघ का तो दीपक था ना? दीपक का निशान उन्होंने 57 में लड़ा। अच्छा, जनसंघ से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट। जिसके बारे में चौधरी लहरी सिंह के बारे में कहा जाता है कि दीपक तुम्हारा था तो क्या हुआ, तेल तो मेरा था। हाँ, ये चीजें थी कि भी वो दीपक को लेके फिर जो भी कह सकते हो आप, जनसंघ का निशान था दीपक का। 57 में, हाँ, 57 में दीपक के निशान पे वो एमएलए बने। और उसके बाद वो उन्होंने 62 का इलेक्शन नहीं लड़ा। अच्छा, उसका रीजन था कि गोवा की लड़ाई हुई थी, और मेरे पिताजी तो मेरे दादाजी के अकेले ही थे बेटे, पर मेरे पिताजी की मौसी के बेटे जो थे, उनकी डेड बॉडी आ गई थी उस वक्त जब नॉमिनेशन करना था। अच्छा, गोवा में जो पुर्तगाल से जो लड़ाई जो थी, हाँ, तो 62 में थी वो लड़ाई। और उसमें जो मेरे चाचाई रहे, वो कह सकते हैं मेरी पिताजी की मौसी के बेटे, तो उनकी, और वो हमारे गांव में ही, मतलब हमारे परिवार में ही है जी। तो चाचा मान सिंह की जब डेड बॉडी आई, तो फिर ये था कि भाई उस वक्त ये दिल को, जनता ना, दिल को भी चोट ऑब्वियस वो तो रही होगी, पर ये बात बड़ी हल्की मानी जाती थी कि भाई घर में कोई मौत हो रही है, कोई चुनाव लड़ने की आदमी सोचता है और है, ये इस बात को बुरा माना जाता है। अच्छा, ये जमाना नहीं कि भाई आज तो ये है कि अगर कोई एक पॉलिटिकल आदमी की डेथ होती है तो फटाफट से तैयारी ये होती है भी इसको तो दाह संस्कार होता रहेगा, लेकिन इसके उत्तराधिकारी को खड़ा करो, नहीं तो कोई और आ जाएगा। ऐसा भी देखने में आया कि पिछले चुनाव थे कि जो विधायक पद का कैंडिडेट था उसने अपने भाई को सिंपैथी के लिए मरवा दिया। अब तो ऐसे चुनाव भी होते हैं। हाँ, मैं बता दी। तो ये उन्होंने 62 का चुनाव इसलिए नहीं लड़ा था। उसके बाद के कंटिन्यूअस जो भी चुनाव आए, जिसमें 1966 में हरियाणा बनने के बाद 67 का चुनाव आया, उसके बाद फिर उन्होंने लड़ा 67 का? हाँ, लड़ा। 1968 का भी लड़ा, नहीं जीत पाए, इंडिपेंडेंट रहे ना। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर यहाँ मेजर अमीर सिंह जी 1968 में जब बन गए, दूसरा चुनाव जो 67 के बाद 68 में भी हुआ, लज्जा रानी जी उनकी पत्नी थी, हरियाणा में चुनाव हुआ, तो फिर वो 69 में फिर चुनाव हुआ बारडा का। अच्छा, वो भी लड़ा फिर। अच्छा, 67, 68, 69, क्योंकि मेजर साहब की डेथ होगी तो उसके बाद उनकी वाइफ लज्जा रानी कांग्रेस टिकट पर आ गई। पहले मेजर साहब जो थे वो विशाल हरियाणा पार्टी से बने थे, जो राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी से। हाँ, तो फिर वो तीनों इलेक्शन लड़े और तीनों हारे। उसके बाद फिर 1971 का जनरल इलेक्शन आ गया, फिर वो लड़ा,
फिर वो हारे, फिर टीचर्स आंदोलन हो गया। उस वक्त तक इंदिरा जी मरोड़ और रोड वाला वही मरोड़ रोड वाला, या ये कह लो कि भी चौधरी बंसी लाल जी की उस वक्त पावर बहुत बढ़ गई थी। क्योंकि पावर का ये था कि भी इंदिरा जी उस वक्त अपनी पार्टी में, जो आज कांग्रेस पार्टी में जो लड़ाई चल रही है ना, इसी तरह की लड़ाई उस वक्त और इंदिरा जी के साथ हो गई थी, और इंदिरा जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया था और पार्टी का अपना निशान बदल के, और जब वो प्लग पार्टी आई थी, हाँ, वो जो यंग ट्रक्स नाम से जो उस वक्त जो मोहन धारिया और चंद्रशेखर, ये जो पार्टी से कांग्रेस में जो रह गए थे जी, और इंदिरा जी बाहर आई थी, और उस वक्त उन्होंने जो नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा के और वीवी गिरी को जो उन्होंने राष्ट्रपति बनवाया, उस वक्त चौधरी बंसी लाल ने उनके पर्सनल रिक्वेस्ट पे और उस काम में रोल प्ले किया था। अच्छा। और उस बात का एहसान इंदिरा जी चौधरी बंसी लाल का मानती थी। ऐसा चौधरी बंसी लाल बताते थे कि उस वक्त व्हिप जारी हो गई थी पार्टी की कि भी ऑफिशियल कैंडिडेट को सारे लोग राष्ट्रपति का वोट डालेंगे जी। तो इंदिरा जी ने कहा कि चौधरी बंसी लाल को बुला के कहा कि भाई हमने तो इनको नहीं डालना वोट, और हमने तो इंडिपेंडेंट वो जो वीवी गिरी जो राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट हैं उनका वोट डालना है। तो चौधरी बंसी लाल से उन्होंने कहा कि भाई क्या करोगे आप? उन्होंने कहा जी व्हिप होगी है। तो वो बोला जी हम व्हिप का तो मैं इलाज कर दूंगा। उन्होंने उस वक्त चंद्रावती भी एमएलए थी लोहारू से। अच्छा। चंद्रावती जी को बुलाया, चौधरी बंसी लाल के गुड फेथ में थी उस वक्त, बाद में उनका डिफरेंसेस आ गए थे, मंत्री पद से हटा दिया, नहीं मंत्री पद से भी हटा दिया था बीच में ही उनको। बाद में तो वो जो पावर ताकत की बात, पर उस वक्त उन्होंने चंद्रावती जी को कहा कि भाई आप एक बयान दो अखबारों में कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव आत्मा की आवाज़ पर होना चाहिए, इसमें पार्टी का व्हिप और ये बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। चंद्रावती ने ये बयान दिया, बयान देते ही सादर व्हिप टूट गई, सारे की आत्मा व्हिप टूटते ही सादर सबकी आत्मा जो थी उन्होंने आत्मा की आवाज़ पे वोट दिया, और इंदिरा गांधी जी ने चौधरी बंसी लाल का एहसान माना। और उसका नतीजा ये हुआ कि 1971 में चौधरी बंसी लाल ने, और 1970 में ही किसी बात पे डिफरेंसेस आ गए और चंद्रावती को भी मंत्री पद से हटा दिया, और उसके बाद फिर टिकट तो 1971 में उनको देनी पड़ी। उसके पीछे भी एक किस्सा सा बताया करते थे वो। क्या किस्सा? वो मतलब लोहारू से उनको टिकट चौधरी बंसी लाल ने काट दी जी। फाइनल लिस्ट इंदिरा जी के पास गई होगी, उन्होंने अपने हाथ से वहाँ चंद्रावती लिख दिया। अच्छा। उसके बाद चौधरी बंसी लाल ने, ये मेरे पिताजी की बताई हुई बात है, चौधरी बंसी लाल ने ये किया कि भाई बेशक से टिकट तो दे दी लेकिन मैं जीतने नहीं दूंगा। अच्छा। तो इंदिरा जी को भी उस वक्त हो सकता है चंद्रावती ने भी बता दिया हो कि भाई मतलब मुझे तो ये हरा देगा और भाई उनके पास है ये सारी ताकत। तो हिसार में रैली इंदिरा जी की होनी थी चुनाव के लिए, चौधरी बंसी लाल जी बतौर मुख्यमंत्री वहाँ उनके साथ थे जी। चंद्रावती जी भी वहाँ स्टेज पर थी। उसके बाद हिसार के बाद उनकी अगली रैली भिवानी में थी इंदिरा जी की। तो उन्होंने जब एयरपोर्ट पे आए तो उन्होंने कहा कि चौधरी बंसी लाल आप चलो और चंद्रावती आप मेरे साथ आ जाओ। अच्छा। उन्होंने उसको अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। चौधरी बंसी लाल को आभास हो गया और वो ये संदेश ही देना था। हाँ भाई। चौधरी बंसी लाल जो ही भिवानी का जलसा हुआ वो जलसा खत्म करके सीधे लोहारू गए और लोहारू में वर्कर्स को बुला कर वो बोले भी चाहे कुछ भी हो जाए चंद्रावती हारनी नहीं चाहिए। जिताओ इसने। वो परिस्थितियां बदलती हैं पॉलिटिक्स में, जैसे बदलती तो थे ही वो समझ गए वो सारी बातें। मैं जो बता रहा था कि भी 1971 में मेरे पिताजी ने इलेक्शन लड़ा जी। और उस वक्त चौधरी बंसी लाल बहुत पावरफुल हो गए थे। जो ये मैंने जो बताया राष्ट्रपति का किस्सा और ये और भी बहुत सारी बातें होंगी। खैर हरियाणा में उस वक्त तक बहुत डेवलपमेंट भी तेजी से चल पड़ी थी, नहरों का काम और था, तो नाम भी बहुत बड़ा हो गया था चौधरी बंसी। हरियाणा का निर्माता इसलिए कहा जाता है। हाँ, और BN चक्रवर्ती जो उस वक्त यहाँ के गवर्नर होते थे, अतर सिंह जी उस समय निर्दलीय रहे और चौधरी बंसी लाल से उनकी बनती नहीं थी। अच्छा।
हाँ बिल्कुल। लेकिन वो विधायक भी बने उन्हीं की पार्टी से। वो तो आके आप बात कीजिए ना फिर 91 में जब विकास पार्टी बनी। मैं वो अगर आप पूछेंगे तो मैं वो भी एक किस्सा बताऊंगा। पर मैं 71 तक अगर आप आए हैं तो मैं 2 मिनट में ये बात मैं बता दूं कि उसके बाद टीचर्स का आंदोलन हुआ चौधरी बंसीलाल के खिलाफ। हाँ वो जो मैंने उसको कवर किया है, उसको वो किया होगा। जो उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष थे जी कुंडू जी, उनका मैंने इंटरव्यू किया है। अभी वो 83 साल के हैं, 87 के। अच्छा। तो उसमें टीचर्स आंदोलन में मेरे पिताजी को जेल जाना पड़ा। अच्छा, समर्थन कर दिया ना उन्होंने, समर्थन। तो उस वक्त जो भी पॉलिटिकल आदमी जो थे, हालांकि मेरे पिताजी तो कोई टीचर वीचर तो थे नहीं। हाँ। पर उस समय तो बंसीलाल जी को ये था ना कि कोई जो मेरे आगे जो अड़ता है ना उसको मैं मतलब किसी भी तरह से हाँ रोकूं उसको, या पावर का इस्तेमाल करके। तो उनको जेल चले गए थे और उसके बाद फिर इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में फिर वो जेल में रहे। अच्छा, वो लगातार जेल? हाँ वो नहीं, वो मतलब टीचर्स आंदोलन में बहुत लंबे समय नहीं रहे, या फिर रोहतक में पहले रोहतक में थे, फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ आ गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, चौधरी देवीलाल, मोरारजी देसाई, ये सब लोग रोहतक जेल में ही थे। हाँ, उसके बाद महेंद्रगढ़ भी आए। अच्छा, ये महेंद्रगढ़ भी थे ना। अच्छा। हाँ, चौधरी देवीलाल। और तो जब अतर सिंह जी को जेल हुई जी, तो उस समय आपके परिवार में कैसा माहौल था? मतलब क्या आप लोगों ने सोच लिया था कि, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था वहाँ पे, एक पूर्व विधायक हैं संत कुमार जी, तो उन्होंने कहा कि उस समय हमें ऐसा लगता था कि अब शायद जेल से जिंदा बंसीलाल जी निकलने नहीं। मुझे एक बात याद है, वो इंडिविजुअल नाम लेके आप बच्चे हैं तो ऑब्वियस इतना समझते थे हम कि भी मतलब हमारे तो कोई चाचा ताऊ तो कोई थे नहीं, मेरे पिताजी थे और वो जेल चले गए। तो हमें देखने का, पढ़ने पढ़ाने का सारा काम मेरी माँ ही संभालती थी। बाकी तो घर में सब सारी चीज़ें थी, पर मतलब ये था कि भाई घर के मुखिया जेल में हैं और जेल तो उस वक्त बड़ी बात होती थी जी। तो जब वो जेल में चले गए तो हमारे मेरी जिम्मेवारी थी, बल्कि राजा मेहताब सिंह जो जींद स्टेट में उस वक्त जो पैरेलल गवर्नमेंट दादरी में बनी थी और बारडा चौक के ऊपर जिनकी मूर्ति लगी हुई है, अच्छा, वो मेहताब सिंह हमारे यहाँ घर में ही रहते थे। लास्ट टाइम में मंडी में नहीं, दादरी आ गए थे। जब मेरे पिताजी जेल में थे तो दादरी आ गए थे हम। तो हम यहाँ पढ़ते थे। तो राजा मेहताब सिंह का जो आखिरी टाइम था वो हमारे मेरे पिताजी उनकी सेवा के लिए उनके, अच्छा, हाँ, उनको अपने घर में ही रखा हुआ था। तो उनको शाम को च्यवनप्राश और दूध देना मेरी ड्यूटी थी। और सर्वेंट जो एक था उसको, क्योंकि उनको वो बलगम बहुत आती थी जी। दादा, हम तो दादा ही कहते थे उनको, वैसे मेरे पिताजी राजा जी कहते थे उनको। अच्छा। तो राजा मेहताब सिंह उस समय इतना प्रेम दोनों में देखिए कि वो जींद रियासत में, और नहीं, एक अगर वो देखना है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि 1952 का जो इलेक्शन मेरे पिताजी जो लड़के और जीते थे ना, उस वक्त राजा मेहताब सिंह ने उनके मुकाबले चुनाव लड़ा था। बताइए। और वो आदमी उनके घर रह रहा है, बुढ़ापे में सेवा के लिए उसकी रखा हुआ था कि दादा राजा जी आपका ये गांव में पार नहीं पड़ेगी, और देसी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और ये च्यवनप्राश, दूध, ये, और वो ड्यूटी मेरी लगाई हुई थी कि आप इनको दूध और च्यवनप्राश आप दोगे, और वो जो राख का तसड़ा जो है जिसमें वो बलगम वो थूकते थे, वो ये सर्वेंट रखे ना, तो इसको ये ध्यान रखना है कि भाई वो राख का तसड़ा इनके पास रखना है। तो ये ड्यूटी उस वक्त रखवाई हुई थी। तो राजा जी जब मेरे पिताजी जेल में थे ना, मैंने ये किस्सा इसलिए आपको बताया कि हमारे घर में लोग तो आते रहते थे, मिलने वाले तो सिंपैथाइजर सारे दिन में मतलब 20-30-100 आदमी तक आ जाते थे दिन में। उनको दूर से चल के आते होंगे, बारडा से चल के आते थे बुजुर्ग से आदमी, और आके हमारा सिर वगैरह भी पुचकारते थे कि भाई बेटा हिम्मत रखिए। हाँ, वो मेरे बड़े भाई थे, वो तो मेरे जो सबसे बड़े भाई थे, तो वो तो उस वक्त समझदार थे भाई, वकीलों के पास जाना जुना थोड़ा बहुत वो भी करते थे, मतलब कि छूट जाए पिताजी। पर हमें तो सिंपली इतना ही पता था कि भाई जेल में है और मतलब कुछ पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो राजा जी हमारे बैठे बैठे जब हम पढ़ते पुढ़ते होते थे तो और लोग मिलने के लिए आए हुए होते थे, तो मैंने 2-4 बार जो उनको बोलते हुए सुना ना, थोड़ी दबी हुई आवाज़ में,
वो मतलब हिला देने वाली बात थी हमारे लिए। वो कहते थे कि भाई बालक से ने तो मत पता चलन दो, लेकिन ईब जीवदों को नहीं आवा तरसे। अच्छा, ऐसा एप्रिहेंशन उस वक्त लोगों में इमरजेंसी के दौरान ये बन गई। मैंने कई लोगों से, ये बिल्कुल सत्य बात है ये तो राजा जी संत कुमार ने कहा कि जब रसिया में ऐसी लगी थी एक बार, तो वो जिंदा नहीं लौटे थे। बोला हमें यकीन हो गया था कि हम जिंदा नहीं लौटेंगे यहाँ से। हाँ, इसी चक्कर में तो चौधरी दल सिंह भजनलाल जी से बंसीलाल जी से एक मुलाकात के बाद पार्टी ज्वाइन कर गए उनकी। हाँ, वो मतलब, और जबकि चरण सिंह उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। सही है ये बात। हाँ। तो राजा जी मतलब, या मैं कहूँ हमारा दादा मेहताब सिंह जो थे राजा जी, वो ये कहते थे, बोला बालका ने तो जिक्र ना करियो, हम पास में बैठे पढ़ रहे हैं, मैं और मेरे से बड़ा भाई जितेंद्र दोनों। वो सोचते कि और वो सोचते थे भी चलो ये 8वीं 7वीं के बच्चे हैं, क्या जानते होंगे। और वो कहते थे, बोलो वो कहते थे ना भाई कि मैं बाहर निकलने की कोई बात है, जैसे गांव के आदमी आके पूछते थे। तो राजा जी क्योंकि हमारे घर में रहते थे, भाई वो नामी गिरामी आदमी थे, और मेरे पिताजी की गैर हाजिरी में तो वो ही रहते थे। मेरी माँ वगैरह वो सब गांव में रहते थे। अच्छा। यहाँ सर्वेंट रहते थे। तो तब वो उनसे कहते थे कि भाई जीवदों को नहीं आवा दर्शन, बालकान तो मत बताइयो। हिल जाते थे आप लोग। लेकिन हम समझ जाते थे कि भी कुछ गड़बड़ है। अच्छा, वो एक लंबे दौर की राजनीति उनकी रही जी। तो आप लोगों से जैसे आज के दौर के जो पापा और बेटों वाला जो प्यार है, तो इतना तो नहीं रहता होगा, इतना समय तो नहीं दे पाए होंगे आप लोगों को? नहीं, समय नहीं दे पाए। वो थोड़ा सा दूसरी तरह के थे एक्चुअली। एक तो शायद उनको ये भरोसा होगा कि भी बच्चे अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर रहे हैं। उस टाइम देते भी नहीं थे पेरेंट्स? हाँ, पेरेंट्स देते नहीं थे, बच्चे ही करते थे। पर ज़्यादातर लोगों के बच्चों का सबका ध्यान भी पढ़ाई की तरफ ही था। मैं ये नहीं कहता हमारा ही था, लेकिन वो इतना ज़रूर शाम को कई बार हमें कह देते थे, वो उल्टा एक मिसाल कहते थे कि भी पढ़ोगे लिखोगे होवोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। अच्छा, उल्टा ये इसलिए कि भी तुम अब खेलने का टाइम हो गया, खेलने जाओ। अच्छा। वो ये वो उल्टा बोलते थे। हम जब पढ़ रहे होते थे, स्कूल का काम करना होता था, हम तो अपनी मजबूरी में करते थे कि सुबह स्कूल में पिटाई होनी है, यही हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते थे। हाँ, वही था, हमारे घर के बराबर में ही था। तो लेकिन अच्छा, बहुत सारे जो क्योंकि टीचर्स आंदोलन में रहे, तो ज़्यादातर तो हमें वो टीचर्स पढ़ाते थे जो मेरे पिताजी के साथ जेल में थे, या जो रोज़ रात को शाम को आके बैठते थे, प्लानें बनती थी, योजनाएं बनती थी, कुछ सर जो थी। तो जब वो हमें उल्टा पढ़ने की कहने के बजाय ये कहते थे कि भी अब खेलने का टाइम हो गया, खेल। तब तक उनका चौधरी बंसीलाल से कोई मेल मिलाप कुछ नहीं? चौधरी बंसीलाल जी से तो मेल मिलाप का एक ऐसा आया कि 1977 में इलेक्शन आ गया विधानसभा। ये आपका सत्येंद्र का इलेक्शन हुआ ना, जब चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन के आ गए। तो उस वक्त तक कुछ ऐसे हालात बन गए होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, पर जैसे सुनी सुनाई बात है कि इंदिरा जी ने चौधरी बंसीलाल को इस इमरजेंसी के दौरान ही कुछ क्या घटनाएं घटी होंगी, क्या बात रही होगी, और उनको उतना महत्व देना कम कर दिया था। और इवन सत्येंद्र के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में तो सुरेंद्र सिंह की टिकट भी काट दी थी कांग्रेस पार्टी ने। सुरेंद्र सिंह निर्दलीय लड़ना पड़ा और वो टिकट भी काट दी थी। उसके बाद जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन गई 1980 में देश की दोबारा से, और चौधरी बंसीलाल मेंबर पार्लियामेंट भी बन गए, तो चौधरी बंसीलाल ने कई बार उनसे मिलने के लिए कोशिश की। अच्छा। इंदिरा जी ने उनको मिलने के लिए समय नहीं दिया। ये हालात उनकी हो गई थी। खैर 84 में इंदिरा जी की डेथ होगी, उसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी आने के बाद तो फिर कई चीज़ें नई डेवलप हुई, और चौधरी बंसीलाल को उन्होंने महत्व भी दिया और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी बनाया। 1986 का इलेक्शन था, पहले चौधरी बंसीलाल को सेंटर में लेके गए वो, और फिर वहाँ भी परिस्थितियाँ बदल गई, और 89 आते आते ये हालात हो गए कि चौधरी बंसीलाल को ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी छोड़ के हरियाणा विकास पार्टी बनानी पड़ी। तब तक अंकल की पैरेलल राजनीति चल रही थी। पर ये नहीं, ये जो मैं ये तो अब मैं यहाँ तक आ गया ना, जब 91 तक आ गया मैं। हाँ जी।
1980 में जब इंदिरा जी ने महत्व देना बंद कर दिया था ना चौधरी बंसीलाल को, तो उस वक्त से ही चौधरी बंसीलाल को ये लगने लग गया था, वो तो 84 में परिस्थितियां बदल गई जी नहीं, तो जो 1990-91 में विकास पार्टी बनाई ना जी, ये प्लानिंग 1980-81 में उन्होंने शुरू कर दी। अच्छा, कि अब यहाँ पार नहीं पड़ेगी, कि मैं हरियाणा विकास मंच अपना एक बना लेता हूँ। और मेरे पिताजी उनके संपर्क में जब आए थे, जब चौधरी देवीलाल ने 1977 में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनको हथकड़ी लगा के भिवानी जेल में पेश किया था ना मजिस्ट्रेट के सामने, जब सेशन जज के सामने, गोरखनाथ सेशन जज होते थे। अच्छा, उनको बाकायदा लिटरली हाँ, बाकायदा मेरे पास वो फोटो भी पड़ी हुई है उस वक्त के अखबार की। अच्छा, हाँ, मेरे पास रिकॉर्ड में पड़ी है। उनको हथकड़ी लगा के पेश किया था। उस वक्त एक भिवानी में माहौल कुछ ऐसा बन गया था, और चौधरी बंसीलाल के घर में भी एक सिचुएशन अराइज हो गई थी कि ये किसी को नहीं पता था इतनी जल्दी जनता पार्टी का राज चला जाएगा। अच्छा। और चौधरी बंसीलाल के साथ जो उनके घर में जो रात दिन लगे रहने वाले लोग थे, उनके परिवार के लोग, उनमें भी कहीं ना कहीं ये बात आ गई थी कि भी अब हम दूरी बना लें, नहीं तो हमें भी कहीं ना कहीं रगड़ा लग जाएगा पॉलिटिकल। अच्छा। उस वक्त हमारे एक कॉमन रिश्तेदार, यानी कि रिश्तेदारी की रिश्तेदारी इनडायरेक्ट सीधी नहीं, वो मिलती थी। चौधरी बंसीलाल की भी कहीं रिश्तेदारी थी, हमारी भी कोई रिश्तेदारी थी, और वो जो एक कॉमन आदमी थे वो मेरे पिताजी के पास आए थे मैसेज लेके कि चौधरी बंसीलाल ने ये कहा है कि भी मन ने तो अतर सिंह का नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा। लेकिन अगर आज मन ने ज़रूरत है चौधरी अतर सिंह की, अगर वो आज मेरा साथ दे दे तो मैं उसका एहसान नहीं बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा। ये चौधरी बंसीलाल का मैसेज लेके आए थे मेरे फूफा जी के साथ, एक जो रिश्तेदार थे, उनके रिश्तेदार कॉमन जो थे। अच्छा। वो लेके आए थे, और उस वक्त से ही उन्होंने 1980 में चौधरी बंसीलाल के साथ ज्वाइन कर लिया था। पहली चौधरी बंसीलाल के गर्दिश के दिन थे। अच्छा अच्छा, उनके बुरे दिनों में। हाँ, उनके बुरे दिनों में चौधरी बंसीलाल की इस रिक्वेस्ट के ऊपर कि जब उनको जमानत होनी थी, और इससे पहले तो बंसीलाल जी आपके घर कभी नहीं आए होंगे? ना ना ना, बाद में आए? कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बल्कि ये था कि भाई हमारा वहाँ चौक के ऊपर, जो अब तो यहाँ रह रहे हैं, पुराना घर हमारा यहाँ रोहतक चौक के ऊपर है। अच्छा। जहाँ हम रहते थे, राजा जी और मैंने जो बताया सारा, अच्छा। सब चौक वाले घर में ही रहते थे हम। तो वो मेन चौक के ऊपर है, यहाँ से जब अपन रोहतक की तरफ मुड़ेंगे। तो उस वक्त तो ये आ गया था कि ऑफिसर्स ने ही बचा दिया, नहीं तो उस हमारे घर को तोड़ने के लिए ये आ गया था कि भी चौक को बड़ा बनाना है। अच्छा। और चौक को बड़ा बनाने के पीछे सिर्फ एक ही था मकसद कि भी ये घर टूट जाएगा। कौन तोड़ना चाहते थे आपका? तो उस वक्त की सरकार कह लो, बनारसी दास गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर थे। नहीं। अच्छा। ये चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी बनारसी दास गुप्ता जी। अच्छा, यही तोड़ना था वो उस बनारसी दास जी को तो कहते हैं उस समय चलती तो बंसीलाल जी जो भी था। मैं इसलिए बताया कि भी गौर चीफ मिनिस्टर वो थे। चलो वो बच गया, लेकिन घर बच गया था। और उसके बाद ये तो बात हुई ना 75 की, और 80 में वो मैसेज ही आ गया। 80 में भी क्या आ गया, 78 में आ गया, जब चौधरी बंसीलाल को हथकड़ी लगी तब आया ना वो तो। MP तो बाद में बने, MP तो मेरे पिताजी ने फिर सपोर्ट की ना उनकी। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त तक चौधरी बंसीलाल को शायद एक बात और भी लगने लगी होगी। उससे पहले तो वो स्टेट की राजनीति करते थे, तो उन्होंने अपना तो शाम हल्का विधानसभा का क्षेत्र था। उनको जब ये था कि भी वो केंद्र में चले गए तो केंद्र की राजनीति करनी है, को साथ किया था। चौधरी जंगवीर सिंह साथ आए, जंगवीर सिंह भी आए थे। जंगवीर सिंह ने, जबकि अतर सिंह जी भी उसी दौर में आए। 67 का इलेक्शन जंगवीर सिंह ने उनके खिलाफ लड़ा था, लेकिन उनके साथ आए। और चौधरी अतर सिंह को भी इसलिए लिया कि चौधरी बंसीलाल के दिमाग में ये आ गई थी कि भी अब मुझे पार्लियामेंट में अगर जाना है तो इनका साथ चाहिए। तो कम से कम लोहारू, बारडा और दादरी, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में तो जीतना ही चाहिए। मतलब मेरे पिताजी का जो प्रभाव था वो उतना ही था जितना चौधरी बंसीलाल का बवानी खेड़ा, तो शाम और भिवानी में था जी। क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं गोत जात में हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे शुरू से ही, लेकिन पर कहीं ना कहीं लोहारू शोरान बेल्ट और बारडा की शोरान बेल्ट और रिहायश दादरी में उनकी होना, और मेरे पिताजी के मामा सांगवान होना, तो ये शोरान और सांगवान में चौधरी बंसीलाल को एंट्री के लिए ये ज़रूरत समझी होगी उन्होंने कि अब चौधरी बंसीलाल के बिना यहाँ, चौधरी अतर सिंह के बिना मेरी यहाँ पार्लियामेंट में पार नहीं पड़ेगी। तो पर मैं उस दिन की बात अगर कहूँ, जब उन्होंने हाथ बढ़ाया था,
वो तो शायद ये थी कि भाई इन कोर्ट कचहरियों में भी कहीं मेरे बहुत नज़दीकी आदमी भी मेरा साथ छोड़ छोड़ के जान लग रहे हैं देवीलाल के साथ, तो मुझे कहीं कोई जमानत तक की कोई मदद करने वाला आदमी भी ना मिले, तो मुझे एक खुददार आदमी चाहिए। तो मैसेज तो उस वक्त आया था और उस वक्त उन्होंने हाथ बढ़ाया था। अच्छा। उसके बाद पार्लियामेंट का आया, उनकी मदद करी। उसके बाद फिर 1982 का इलेक्शन तो चौधरी बंसी लाल ने बहुत कठिन परिस्थितियों में मेरे पिताजी के लिए वो टिकट दिलवा के ले आए कांग्रेस पार्टी की। अच्छा। हाँ, और हालांकि चौधरी बंसी लाल को वो भाव कांग्रेस में नहीं मिल रहा था, पर उसके बावजूद एक ही टिकट मिली। और बाकी लोग ये थे कि भाई एक भिवानी प्रॉपर की और एक बारडा की, बाकी टिकटों में चौधरी भजन लाल का रोल रहा। हाँ जी। तो जिसमें लोहारू, दादरी और ये सारी। उसके बाद 1987 का इलेक्शन आया, वो भी बड़ा कठिन इलेक्शन था, चौधरी देवीलाल की लहर, और वो उसमें भी मेरे पिताजी को कांग्रेस की टिकट चौधरी बंसी लाल दिला के लाए। वो भी चुनाव आए। इसका मतलब चौधरी अतर सिंह जी ने तो एक लंबी श्रृंखला चुनाव हारने में बिताई उन्होंने, और सारे चुनाव लड़े, 62 का छोड़ दें, और वो 3 चुनाव जीते, 57 से लेके और 91 तक चुनाव लड़ते रहे। हाँ, चुनाव लड़ते रहे, एक 62 का एक्सक्लूड कर दें हम। तो सारे चुनाव उन्होंने लड़े, और उनमें से वो 3 चुनाव जीते, जिसमें से 4 चुनाव तो वो एक साथ इकट्ठे ही हो गए। 67, 68, 69 का उपचुनाव, और फिर 71 का 4 आ रहे, फिर 77 का 5, फिर 82 का 6, फिर 87 का 7, तो 7 चुनाव हारे हो। और फिर 91 में जाके 91 में वो फिर हरियाणा विकास पार्टी के कैंडिडेट, पर वहाँ भी एक गड़बड़ हो गई थी। वहाँ क्या था कि रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं थी, रजिस्टर्ड पार्टी थी। रजिस्टर्ड पार्टी का सिंबल रिजर्व नहीं होता, लड़का लड़की तो है। लड़का लड़की का रिजर्व नहीं था ना। एक फैसला कर लिया कि भी कोई भी और अगर रजिस्टर्ड पार्टी भी लड़का लड़की का चुनाव मांग लेगी, निशान मांग लेगी, तो टॉस होगा। अच्छा। इसलिए एक ही दिन सारे के सारे लोग नॉमिनेशन भरेंगे। अच्छा। और अपने लड़का लड़की का फर्स्ट चॉइस भर देंगे, और कोई भरेगा नहीं, सारा निशान अपना एक रह जाएगा। विकास पार्टी का निशान 1991 मुझे याद है, मैं बच्चा था तो बिल्कुल ये आपकी जीपें आती हैं तो पर्चे फेंके जाते थे, लड़का लड़की का था, लेकिन वो हमारा विकास पार्टी का रिजर्व्ड निशान नहीं था। अच्छा। लड़का लड़की का निशान रिजर्व नहीं था, वो तो एक योजना के तहत था। पर वहाँ भी एक मेरे पिताजी अपने ढंग के व्यक्ति थे। चौधरी बंसी लाल ने जो एक डेट तय की कि भी लास्ट दिन हम फार्म भरेंगे, तो मेरे पिताजी ने भी किसी से ज्योतिषी वगैरह से पूछ लिया, और उन्होंने कह दिया कि भाई आपको तो जैसे वो डेट तो मुझे याद नहीं, पर जैसे 25 तारीख को सब लोगों ने फार्म भरना था, और 20 तारीख से 18 तारीख से फार्म भरना शुरू हो रहा था। तो मेरे पिताजी को किसी ने बता दिया जी आप तो 22 को भर दो। अब 22 को अगर फार्म भरोगे तो निशान के देना, ये तो बता ही नहीं रखा था, वो तो गुप्त रखा हुआ था। 24 को बताना था सबको कि भी फर्स्ट चॉइस क्या भरनी है, सेकंड क्या भरनी है। मेरे पिताजी ने अपनी पसंद से उगते हुए सूरज का निशान भर दिया। अच्छा। फर्स्ट चॉइस। तो बाकी लोगों ने उस पे लड़ा। बाकी तो उस वक्त यानी कि 1991 में भी मेरे पिताजी जो दर्ज हुआ विधानसभा में, वो निर्दलीय एमएलए ही माने गए। अच्छा। हाँ, निर्दलीय माने गए। और वो विकास पार्टी वैसे थे, वो विकास पार्टी के साथ, पर निशान विकास पार्टी पे नहीं लड़ा, तो विकास पार्टी के कैंडिडेट भी नहीं माने गए, निर्दलीय माने गए। हाँ, और मतलब वो उनके तो आजीवन निर्दलीय ही रहा, ये कह सकते हो आप। कि भी जो पार्टी ने भी टिकट दी तो चुनाव नहीं जीते 82-87 का कांग्रेस ने। और जब टिकट और सारी चीज़ें घर में बैठ के ही हो रही थी, उस वक्त वो निशान की गड़बड़ होगी, तो भी आप पार्टी के नहीं बने। और फिर वो निर्दलीय एमएलए होते हुए मान साहब को राय था ना 91 के चुनाव में। 91 के चुनाव में तो खैर मान तो नहीं थे। दलवीर सिंह गांधी जोजू वाले ये थे, जो इनेलो ही थी ना मुख्य पार्टी तो उस वक्त। तो और कांग्रेस पार्टी की चंद्रावती थी, तो उनको हराया। अच्छा। तो उस समय उनकी एज कितनी होगी थी? एज तो आप ये मानिए कि 97 में जब उनकी डेथ हुई तो वो 77 के थे। तो आप ये 6 साल पहले ये मानिए 71 71 तो फिर उन्होंने फैसला कर लिया था कि ये मेरा लास्ट चुनाव है सब,
या फिर तब तक वो तब भी नहीं लड़ना चाहते थे। एक्चुअली उनकी कुल्ले की हड्डी टूट गई थी, गिर गए थे और किसी शादी में गए थे। आपको तैयार कर दिया था उन्होंने चुनाव लड़ने? हाँ, मतलब उन्होंने भी तैयार कर दिया था और मैं क्योंकि उनका पूरा काम देखता था। और नरवाना का एक उपचुनाव हुआ था। 3 भाइयों में से आप ही? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, आप ही काम देख रहे थे उनका? हाँ, मैं नहीं देखते तो मेरे सबसे बड़े भाई थे, वो भी देखते थे, पर कहीं ना कहीं चोई बंसीलाल को नरवाना का उपचुनाव हुआ था और वो भी हमारी विकास पार्टी बनने के बाद, और वो बहुत खराब टाइम था जिसकी वजह से विकास पार्टी टूट भी गई थी। हमारे एमएलए भी भाग गए थे और हमारे एमपी थे यहाँ जंगबीर सिंह, वो भी छोड़ के चले गए थे चोई बंसीलाल को। तो हालांकि मेरे पिताजी तो इंडिपेंडेंट एमएलए थे, तो उनको तो कोई इधर उधर जाने में कोई किसी तरह की कठिनाई भी नहीं थी, पर वो साथ रहे, वो एक बात थी। पर नरवाना के उस इलेक्शन में जो मैंने यूथ के नाते जो काम किया, अच्छा, उसमें नरवाना का बाई इलेक्शन हुआ? बाई इलेक्शन हुआ। कौन जीता उसमें? का उस वक्त तो कम से कम हमारी विकास पार्टी को तो सारी वोट ही 1500 वोट आई थी। ओहो, हाँ, मतलब खराब हालत थी। हाँ, और चोई बंसीलाल भी वहीं बैठे रहे थे और मैं भी रहा, क्योंकि मेरे पिताजी तो नहीं जा सकते थे फिजिकली, तो मैं वहाँ रहा और हमने रात दिन वहाँ। उसमें इनेलो का प्रभाव बढ़ रहा था या कांग्रेस का? उस वक्त कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था। अच्छा। हाँ, तो उस नरवाना के इलेक्शन का ही कारण था कि हमारे यहाँ से दादरी से एमएलए थे धर्मपाल सिंह, हमारे अमर सिंह धानक बवानीखेड़ा से थे, हमारे जंगबीर सिंह मेंबर पार्लियामेंट थे, और बाकी भी जो टोटल हमारे 12 एमएलए थे वो सारे लोग छोड़ के चले गए थे। जगाधरी से भी चले गए थे और ये सब लोग छोड़ के चले गए थे, गिनती के ही लोग बचे थे। तो क्योंकि उस नरवाना इलेक्शन के बाद एक संदेश चला गया था कि भी विकास पार्टी तो चलेगी नहीं, खत्म हो गई। उसके बाद जब शराबबंदी का नारा चला और वहाँ परिस्थितियाँ बदली और सारी चीज़ आई, और 1996 का जो इलेक्शन आया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भी मतलब इतने कम समय में ऐसे पॉलिटिकल परिस्थितियाँ भी बदल सकती हैं, ये एक देखने की बात थी कि हमारे यहाँ कादमा कांड हुआ था। और कादमा कांड उस वक्त का इतना ही बड़ा कांड था जो सरकार में हुआ था, भजनलाल जी की गवर्नमेंट में, और 4 आदमी उसमें मारे गए थे। एक आदमी की आंखें चली गई, बिलों को लेके कुछ, हाँ, बिजली के बिलों को लेके आंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन के जो यहाँ जो मेन लीड रोल में थे, लीडर थे बल्कि, वो थे रविंदर सांगवान, मेजर अमीर सिंह के बेटे, लज्जा रानी के बेटे। अच्छा। मेजर साहब के बेटे, और रविंदर सांगवान, और किसान संघर्ष समिति बनी हुई थी, जिले के वो प्रधान थे। और उस कादमा कांड में शोक प्रकट करने के लिए उस वक्त पश्चिमी बंगाल से रोर से कोई पूरे देश के 80-90 मेंबर पार्लियामेंट्स आए थे यहाँ मेंबर पार्लियामेंट कादमा में। अच्छा। हाँ, अलग अलग दिन में देखो, और ये महेंद्र सिंह टिकैत और ये सब लोग, बड़े बड़े लोग, और ये सारे लोग, मतलब उस समय का सबसे बड़ा किसान आंदोलन बन गया था, सबसे बड़ा किसान आंदोलन। और उस किसान आंदोलन रविंदर सांगवान के नेतृत्व में, जो यहाँ किसान संघर्ष समिति के जिला के अध्यक्ष थे, और वो पूरा आंदोलन किसान संघर्ष समिति की तरफ से था। और रविंदर सांगवान को चौधरी देवीलाल ने टिकट दी 1996 में। मैं परिस्थितियां बदली हुई की बात कर रहा हूँ। और चौधरी बंसीलाल ने विकास पार्टी की टिकट मेरे को दी, और चौधरी देवीलाल कादमा में वोट मांगने के लिए आए। और चौधरी देवीलाल उस वक्त तक दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से ठीक ठाक थे, अच्छे थे, क्योंकि वो तो 2002 में आके उनकी डेथ हुई है, तो उस बाद 10-12 साल तक तो उन्होंने काम किया लंबा। उसके बाद भी मैं, जब से चुनाव हुए हैं, मेरे पिताजी और ये सब लोग बीच में आते रहे जाते रहे, और तब से लेके आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड मेरा ही है। 28,000 वोटों से बारडा के लोगों ने मेरे को रविंदर सांगवान के मुकाबले जिताया, जो हीरो थे उस समय के। हाँ, उस वक्त के हीरो, किसान संघर्ष समिति के जिला के अध्यक्ष और चौधरी देवीलाल के कैंडिडेट। तो मैं 2 बातें यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा जी। एक तो आपकी जीत के क्या कारण थे, और दूसरा आपका हल्का जो है जी, वो एक बार जीते हुए को दोबारा रिपीट क्यों नहीं करता है? देखो, इसमें कारण तो आप साइंटिफिक कारण इसका नहीं कह सकते। अच्छा, मतलब ये बस नहीं, इसका है एक कारण आप पूछ रहे हो। उसके कारण तो 2 तरह के होते हैं ना, जैसे बीमारी का एक होता है साइंटिफिक कारण, एक होता है कि मनोवैज्ञानिक कारण। हमारा बैकवर्ड एरिया है, तो मैं इसको साइंटिफिक कारण नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ
चौधरी अतर सिंह को आप अगर जाओगे तो मेरे बारे में तो अच्छा बुरा कह देंगे, जमाना वक्त की बात है, या हम लोग भी हमारे पिताजी का मुकाबला नहीं कर पाते, पर कोई बुरा नहीं बताएगा। लेकिन आप उनसे ये सवाल का जवाब आपको भी नहीं मिलेगा पूरे बार डाल के कि भाई अगर इतना बड़ी आदमी था तो 7 बार क्यों हराया लगातार कोई जवाब नहीं है। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न कोई नहीं है। रीज़न हमारा एरिया बैकवर्ड है, और ये बेल्ट है जो राजस्थान के साथ लगती हुई पूरी बेल्ट है ना, इस बेल्ट को अभी तो आप दक्षिणी हरियाणा कह सकते हो, मेवात से लेके और सिरसा तक की ये बेल्ट है। यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आप कह सकते हो कि भी पिछड़ापन यहाँ रहा है, इसलिए हर बार यहाँ नए आदमी को ही लोग पसंद करते हैं। और अगली बार जब चुनाव आता है तो उस वक्त फिर वो पुरानी बात दोहरा देते हैं, यार हमने तो नया देख के न वो फलाने को कर लिया था, इसने तो ये ठीक था हमारा। तो मैं एक बात बल्कि कई बार बैठ के करता हूँ हमारे वर्कर्स के साथ और के साथ कि भाई जिस आदमी को आजमा लिया ना बारडा विधानसभा में हमारे परिवार के अलावा, वो आदमी अगर अगले इलेक्शन में हमारे मुकाबले में आ जाए तो निश्चित तौर पर लोग हमें ही जिताएंगे, क्योंकि उसको आजमा चुके। लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य ये रहा है कि इस बार नैना चौटाला आ गई, आजमाया हुआ नहीं था। पिछली बार जो अच्छा, ये जो सुखविंदर हैं, हाँ, ये आपके भतीजे? मेरे सबसे बड़े भाई का बेटा है, भतीजा मेरा। तो ये आ गई, उसको बना दिया। मेरे साथ जब 2000 का इलेक्शन आया तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि भी बहुत ख़राब हालत थी पूरे हरियाणा में, और विकास पार्टी के 2 ही एमएलए जीत के आए, चौधरी बंसीलाल खुद, वो भी तो शाम छोड़ के भिवानी से, और भवानीखेड़ा से रामकिशन फौजी। तो हालत बहुत ख़राब थी, ये कह सकते हो आप। उसमें आपने बारडा से लड़ा था। उस वक्त मैं बारडा में मैं अकेला ही था जो मैं सेकंड रहा। सतपाल सांगवान भी तीसरे नंबर पर रहे थे, छतर सिंह चौहान स्पीकर थे मुंडाल से, वो 5वें नंबर पर आए थे। चौधरी बंसीलाल तोशाम से चुनाव छोड़ के इसलिए आ गए थे कि मुझे तोशाम वाले हरा देंगे, और सुरेंद्र सिंह 21,000 से ज़्यादा वोटों से हारे। मैं उस वक्त 5,000 वोट। वासुदेव शर्मा भी बिल्कुल नज़दीक लग गए थे, नज़दीक लग गए थे बिल्कुल, 10,000 से, हाँ 8-10 हज़ार से जीत पाए वो, और सुरेंद्र सिंह 21-22 से हारे। मैं उस वक्त 5,000 वोटों से हारा। अच्छा। और कारण मैंने जो बताया, मैं जो ये बता रहा था कि भी हमारे साथ जो पहले आजमा लिया ना, वो आदमी अगर कोई भी आए ना तो हम जीतेंगे, लेकिन बार डाल के मैं मतलब हम ही जीतेंगे, ये आगे भी। नृपेंद्र जी, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके पिताजी के दौर की राजनीति आपने देखी, आपने अपनी राजनीति भी देख रहे हो, आपने अपने भतीजे बेटों की राजनीति भी देख ली है। एक सवाल यहाँ से ये निकलता है कि जो चुनाव हैं जी, वो जो अतर सिंह जी के दौर के चुनाव थे, उस समय वो कितना खर्च एक चुनाव में आता था? आप वाले दौर में 2000 में जी कितना खर्च आया था, और अब चुनाव किस दौर में पहुंच गए? अब तो हम कह सकते हैं कि भी यहाँ भी कमर्शलाइजेशन हो गया सारी चीज़ों का, और उसमें चुनाव भी अछूता नहीं बचा है, बहुत महंगा। नहीं तो ये जो मैंने बताया ना, आप मेवात से लगो और सिरसा तक भी चले जाओ, इस पूरी बेल्ट में ही बाकी हरियाणा के चुनाव के मुकाबले खर्च कम होता है। एक बात तो यहाँ कम होता है, आज भी कम होता है, लेकिन अब इस चुनाव मतलब मुझे लगता है कि चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जी को अगर इस बात का जवाब चाहिए कि बारडा हल्के ने मुझे क्यों हराया, तो वो आपके परिवार से इसका जवाब पूछ सकता है, क्योंकि ये तो 7 बार लगातार हारने के बाद एक बार जीते, फिर आ रहे हैं। तो मतलब नया कैंडिडेट आएगा तो बारडा उसको ज़्यादा गले लगाता है। बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था। 2000 के चुनाव में रणबीर मंदोला आया, जिसको कोई जानता ही नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि आजमाया हुआ नहीं था। अगर रण सिंह मान आ जाता, चंद्रावती आ जाती, चंद्रावती तो आई ही थी, तो वो तो 5वें नंबर पे रही। हाँ, नहीं रही थी बिल्कुल, तो ऑब्वियस मैं ही जीतता। अच्छा। पर उसके बाद 2000 के चुनाव के बाद 2005 का चुनाव आया, मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस पार्टी में मर्ज हो गई थी, और कांग्रेस पार्टी ने हमारे यहाँ से फिर एक नया कैंडिडेट दे दिया, धर्मवीर जी को, और आपने मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा। अगर धर्मवीर की जगह यहाँ रणबीर मंदोला आ जाता, यहाँ रण सिंह मान आ जाता, यहाँ चंद्रावती आ जाती, तो मैं फिर जीतता, नया कैंडिडेट आ गया। खैर
वो भी आ गया। 2009 का चुनाव आया। 2009 का चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैंने 6 में ज्वाइन कर ली थी जी। 2009 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से मैंने लड़ा। 2009 का चुनाव भी मैं जीतता अगर धर्मवीर आ जाता तो फिर नहीं, अगर रणबीर मंडोला आ जाता तो, अगर रण सिंह मान आ जाता तो, अगर चंद्रावती आ जाती तो। लेकिन फिर एक नया आ गया, वो आ गया रघुवीर सिंह छिल्लर आ गया। यहाँ फिर गड़बड़ होगी। अब ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी फिर अगर नैना चौटाला को छोड़ के यहाँ से धर्मवीर आ जाता, यहाँ से मतलब आ नहीं सकता था, बीजेपी का था। पर मैं कह रहा हूँ आजमाए हुए जी, जो एक हर साल एक नया आदमी बढ़ता चला गया, लेकिन वो सारे जिंदा थे बेचारे। हुआ चंद्रावती तो अभी डेथ हुई है, पर वो सारे जिंदा हैं। उनमें से कोई भी आ जाता तो ये चुनाव हम सुखविंदर जीत जाते। तो हमारे साथ ये रहा। तो ये आपने टिकट मतलब भतीजे को दिलवा दी या फिर आपका मन नहीं किया या कुछ बातें? ऐसा है, उसमें एक बड़ी राजनीतिक परिस्थिति 2014 में आई कि मेरे को पार्टी ने ये एक तरह से, मैं बताने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है, सुषमा जी के साथ उनसे मिलके मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। बीजेपी को। सुषमा जी ने ये मेरे को बता दिया था कि देखो नृपेंद्र, अगर भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा चुनाव है, इसमें परिस्थितियां 2 तरह की हैं, यादव और जाट का समीकरण बैठता है यहाँ। अगर हमने यहाँ से यादव को चुनाव लड़ाया तो सुधा यादव चुनाव लड़ेंगे, आपने मदद करनी है। और नहीं तो आप चुनाव लड़ेंगे, जाट को अगर चुनाव लड़ाना हुआ लोकसभा। ये मुझे कह दिया गया था और मैं लोकसभा के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, मुझे पहले जब मनचंदा जी अध्यक्ष थे तो मुझे प्रदेश में सचिव रखा। उसके बाद जब कृष्णपाल गुर्जर अध्यक्ष बने तो मैं उनके साथ प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया ही इसलिए था, रामविलास शर्मा अध्यक्ष बन गए थे। उन्होंने कहा देखो आपको पार्लियामेंट लड़ना है, पार्लियामेंट लड़ना है तो आप अगर प्रदेश में उपाध्यक्ष, प्रदेश में महासचिव कुछ बनोगे तो आपको दूसरे जिलों में जाना पड़ेगा। आप दादरी जिला के अध्यक्ष बनो, भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों के बीच में पड़ता है, तीनों जिले मिला के लोकसभा बनता है। आप अपना लोकसभा की तैयारी करो। मुझे यहाँ जिला अध्यक्ष भी मैंने स्वीकार इसलिए किया था, अदरवाइज जिला अध्यक्ष बनना मेरा ना मुझे स्टेटस वाइज सही लगता था और ना मेरे कोई इंटरेस्ट था और इस तरह के ये संगठन में काम करने का। पर उन्होंने ये था कि भाई आप ये तैयारी अपनी चुनाव की कर पाओगे। एंड टाइम पे पार्टी का कुछ 2014 में कुछ ऐसा बना कि भी उन्होंने राव इंद्रजीत को, वीरेंद्र सिंह को, और यूपी में तो कोई 60 के करीब ऐसे एमपी जो कांग्रेस पार्टी के एमपी रहे हुए थे उनको कुदा के ले आए। तो मजाक में मतलब तंज के रूप में भी कहते हैं कि कांग्रेस इसलिए नहीं मरेगी क्योंकि वो बीजेपी में जिंदा है। हाँ, ये कह सकते हो आप कि एक पॉलिसी डिसीजन हुआ बीजेपी का कि भी हमने कांग्रेस, बीजेपी के आदमी मरो 100 बार, हमने तो राज बनाना है और कांग्रेस पार्टी के वहाँ से आदमी लाने हैं, जिससे कि वो जो एक शब्द बोलते थे मोदी जी ने वो कहना बंद कर दिया और वो कहते थे कि भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। वो एक जो ड्रामा चलाया था, उस ड्रामे का मज़े आज धर्मवीर और ये सारे लोग ले रहे हैं। और यहाँ मतलब 2014 के चुनाव में जो मुझे पार्लियामेंट के कैंडिडेट की बात जो कर ली गई थी, उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो मैं अपना लेवल ये मान बैठा था कि अब मैं विधानसभा नहीं, मैं लोकसभा लड़ना था, मैं नहीं लड़ पाया। तो मतलब आपका सपना सा थोड़ा रह गया वो, इसलिए सुखविंदर को फिर एक्टिव वो हो गया था और उसको ये था कि भी मेरी तरफ से फिर ये हो गया था कि भी अब तो ये लड़े चुनाव, क्योंकि मैं अपना लेवल ये मान बैठा था कि भी अब मेरा लेवल पार्लियामेंट का हो गया, असेंबली से ऊपर। अच्छा, एक कभी झड़प और दिखाने का आपका मन है अभी? निश्चित तौर पे मैं पूरा एक्टिव हूँ और झड़प की तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये कोई लड़ाई नहीं है। पर मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में हूँ और मैं निश्चित तौर पर ना, मैं तो बल्कि यहाँ दूसरी बात मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल कैरियर मेरा शुरू, मैं जो जिस एज में आज हूँ 59 की एज में,
इसी एज में इस एज में सतपाल सांगवान ने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। तो अब आपकी ये दूसरी इनिंग शुरू होने वाली है। मैं तो ये मानता हूं कि पॉलिटिकल करियर, विधिवत रूप से पॉलिटिकल करियर, जिसमें आप सोसाइटी में भी एक ये इंप्रेशन दे सकते हो कि भी मैं एक मैच्योर पॉलिटिशियन हूँ। क्योंकि वो तो जवानी की बात है आपकी सारी। उस बात करते हुए हमारा एक बहुत ही, मैं जिस सवाल का जवाब से जानना चाह रहा था जी, जब चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी को वापस लिया जी, तो क्या आप उस समय मौजूद थे? कैसा मतलब माहौल था? ऐसा कहते हैं कि उनकी आंखों में लिटरली आंसू थे इस फैसले को वापस ले, तो सच्चाई है ये? इसमें तो देखो, इससे भी बड़ी बात मैं एक और साथ साथ बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विकास पार्टी से, जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी नरेंद्र मोदी जी थे और उसके संगठन मंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने समर्थन वापस इस बात पे लिया कि वो चाहते थे कि शराबबंदी खुले। अच्छा, ये मेन मुद्दा था। नहीं, वो तो सरकार बताते हैं कि रामविलास जी ने आसाराम जी के कहने पे गिराई थी कि तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे, उनके सुनी सुनाई बातें ज़्यादा हैं। हाँ। प्रैक्टिकली जो मैं बता रहा हूँ वो है सच्चाई। कि किसी भी सेकंड लाइन के, थर्ड लाइन के नीचे के आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। और रामविलास का रोल तो ऑब्वियस रहा होगा। कि उस सरकार को बचाने के लिए सुषमा स्वराज जी स्पेशल विमान लेकर पहुंची थी, लेकिन उनकी चली नहीं। चौधरी बंसीलाल ने कहा था उनको ना, ये भी बात इतनी नहीं थी। अच्छा। और मतलब सुषमा जी, क्योंकि वो चाहती थी कि भी समझौता उन्होंने करवाया था विकास सरकार बनी रहे, विकास पार्टी का, तो वो ये चाहती तो थी कि भी ये सरकार बनी रहे। लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन हो गया था कि शराबबंदी की वजह से अब बंसीलाल अनपॉपुलर हो गया। अच्छा। और इससे समर्थन वापस लो, और अंडरस्टैंडिंग होगी थी कि चौधरी देवीलाल तो मनोहर लाल जी तो उस संगठन सचिव होते थे। हाँ, होते थे। और आपके संगठन मंत्री तो थे मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के प्रभारी थे नरेंद्र। तो मतलब ये फैसला तो इन दो लोगों के ही, इन दो लोगों का फैसला था, इन दो लोगों का फैसला था ये। तो शराबबंदी चौधरी बंसीलाल नहीं खोलना चाहते थे। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो बात, वो एज और वो जो एक समाज सुधार, देश सुधार, प्रदेश सुधार, वो सोच हावी थी कि कम से कम लोगों का तो भला होगा अगर शराब बंद रहे तो। लोग तो, परिवार तो बर्बाद नहीं होंगे। लेकिन बताते हैं सर, हालांकि कोई इस बात को स्वीकार तो करेगा नहीं, बताने वाले भी नहीं है, क्योंकि जो जिन पे आरोप लगते हैं वो तो अब स्वर्ग में है, हम नरक में हैं। जी जी। कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल की शराबबंदी को फेल करने में चौधरी सुरेंद्र सिंह का तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था ना। उसके लिए तो बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर बने, और मेरे ख्याल से 2 कमीशन जिसमें मेरे को भी शामिल किया गया। मुझे, मेरे ऊपर भी तो आरोप लगा, गवाही थी। नहीं, मेरे ऊपर भी ये आरोप लगे ना, मेरे एफिडेविट्स दिलवाए गए यहाँ से। अच्छा, आपके ऊपर ये आरोप था कि आपने शराबबंदी? मैं भी शराबबंदी, मैं शराब, जबकि आपके परिवार में मेरे ख्याल से आर्य सामाजिक प्रभाव है, तो आप नहीं, शराब से तो कोई लेना देना ही नहीं था। और मैं तो 2000 का चुनाव हारा इस बात के लिए कि बहुत सारे मेरे वर्कर, जीप सवारियों में भी जीपें चलती थी, और जीप छुटवाने के लिए मेरे पास आते थे, और मेरे दिमाग में एक बात रहती थी कि कहीं ये सवारी का बहाना करके कि ये दारू ढोने वाली जीप में लग रहा हो और मेरे ये बुराई सिर न मंड जाए, इस बात के लिए। और मैं किसी की जीप नहीं छुटवाता था। बड़ा में तो जीप बहुत चलती थी। हाँ, मैं तो चुनाव दे बैठा इस बात के लिए। और उसके बाद और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मेरी फाइल में पड़ी हुई है, यहाँ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो एमएलए बने 2000 में मेरे मुकाबले में, उन्होंने मेरे खिलाफ, सुरेंद्र सिंह के खिलाफ, रणबीर मंदोला जी बने थे ना, रणबीर मंदोला, उन्होंने एफिडेविट जो दिलवाए यहाँ से कि ये लोग शराब बेचने का काम करते थे, बिकवाने का काम करते थे। इंटरेस्टिंग देखिए कि दिन में जो आदमी एफिडेविट उनके कहने से दे के आया है ना, और रात को मेरे पास आ रहा है, और मैं रात को स्टाम्प वेंडर को बुलाता हूँ और स्टाम्प निकलवा के, और मैं कहता हूँ कि भी ले ये तू इस पे कर दे, और वो एक एफिडेविट मेरे को दे के जाता है कि जी देखो आखिरी में जब कोई बात आओ ना, उस बात नहीं तो हमारी ये हमारी वहाँ से लिहाज बिगड़ जाएगी। और मेरे से झूठा एफिडेविट दिलवाया। मेरा कोई इरादा नहीं आपके ऊपर आरोप लगाने का, मुझे रात को देंगे और मेरे पास रखे हुए हैं। मैं रणबीर मंदोला को ये बात बताऊं तो उसको झटका लगेगा कि जो एफिडेविट दिए उसी रात को मेरे को दूसरा एफिडेविट दे के गए वो आदमी।
हालांकि मैंने यूज भी नहीं करने पड़े, क्योंकि जो 2 कमीशन बिठाए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उस वक्त, दोनों ही कमीशन और कोर्ट ने ही उनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई इनको पावर ही नहीं है। लेकिन ये तो कड़वी सच्चाई है ना कि उस समय शराब की तस्करी भारी पैमाने पे हुई और भिवानी क्षेत्र में खासकर ऐसे तस्कर खड़े हुए जिन्होंने राजनीति में जिनका पूरे हरियाणा में ही लेकिन भिवानी में इसलिए क्योंकि जो लोग शराब तस्करी में आए वो चौधरी सुरेंद्र सिंह के जानकार थे, सबको पता है ये बात, वो आज भी उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ थोड़ा सा मैं इसमें डिफर करता हूँ आपकी इस बात से कि वो सारे जानकार थे इस फील्ड में। जिसका भी दाव लग रहा था ना, जो भी गाड़ी ले रहा था या जो भी इस नेचर का आदमी था, पैसे कमाने हैं, वो बिना सुरेंद्र सिंह का जानकार भी इसमें लगे हुए थे। कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि भी कुछ लोग वो भी होंगे जो सुरेंद्र सिंह के जानकार हो, चुनाव में जाते हैं कोई आदमी, लेकिन कोई भी आदमी चाहे वो सुरेंद्र सिंह तो जो भाजपा में थे और मोदी जी के साथ भी आपने काम किया होगा, तो आपका तो एक अधिकार सा नहीं बनता था, या फिर अब वहाँ तक पहुँच नहीं रही हैं, एक कटाव हो गया आम जो आप लोग बीजेपी के पुराने जो दौर के लोग हो, एक जुड़ाव नहीं रह गया कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक अपनी बात किसी फोरम पे पहुंचाई जा सके? देखो ऐसा है, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। जिन विचारों को, जिन वैल्यूज़ को लेके और जिन मॉरल लेवल्स की जो मेंबरशिप जो भारतीय जनता पार्टी में होती थी, ये जो मिस्ड कॉल से मेंबरशिप जो बनी ना, इसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी रही नहीं। और मैं आज, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और आप उन तक पहुंचाने की बात कर रहे हो, मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये एक पार्टी है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। मूल्य कोई चक्कर, कोई वैल्यूज नहीं है। और मिस्ड कॉल से जब मेंबर आप बना रहे हो, मैंने तो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी हुई है और उसके लिए मैं कानूनी लड़ाई भी लड़ने के प्लान बना रहा हूँ। और मैंने ये कहा है कि भी राइट टू एक्सेप्ट अगर कोई किसी को दे रहे हैं आप, तो उसको राइट टू रिजेक्ट भी होना चाहिए। मैं कहीं एंटर कर रहा हूँ तो एक एग्जिट गेट भी मेरे लिए होना चाहिए। ये तो पूरा देश में लोकपाल के साथ ही ये मांग चली आ रही है, लेकिन देश के जो नेता हैं जी, अब आप बहुत कम लोगों को पता ही नहीं होगा कि लोकपाल का नाम क्या है। लोकपाल है इस देश में जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई हुई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। बिल्कुल। अब किसी को नहीं पता पिनाकी चंद्र घोष देश में लोकपाल भी हैं। तो राइट टू रिजेक्ट भी कहीं आपका बिल जैसे लोकपाल का ऐसे ही ना बन जाए फिर कहीं ना। मैं सिंपल मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिकली, मशीनिकली, टेलीफोन से मैंने एक मिस्ड कॉल दी और क्लिक होके मेरे पास एक मैसेज आ गया कि स्वागत है श्रीमान जी, आपका पार्टी के सदस्यता नंबर हो और आप इस पार्टी के मेंबर, और आपकी सदस्यता संख्या ये है, इतने लाख, इतने हजार, इतना है। अब उसके बाद मैं तो बिहार का जो चुनाव हुआ अभी, और बिहार में जिन लोगों को बीजेपी ने टिकट नहीं दी और जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और जिनको 6 साल के लिए पार्टी ने ऑफिशियली निकाल दिया, उन लोगों ने मेरे से बताया कि हम उस मिस्ड कॉल वाले नंबर पे अब भी घंटी अगर मारते हैं तो मिस्ड कॉल जाके और ये आती है कि श्रीमान जी स्वागत है, आपका सदस्यता संख्या ये है। मैं ये कह रहा हूं कि उससे बाहर निकलने के लिए कम से कम एक टूल हमें इस मशीन के साथ, मशीन के लिए हमें मेंबर बनाया, किसी आदमी ने तो बनाया नहीं, उस मशीन में एक ऐसा टूल तो लगना ही चाहिए और ये चुनाव आयोग बाइंडिंग करे। नहीं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भी हमारे 11 करोड़ मेंबर पूरे देश में हैं। मैं ये कहता हूँ 2014 में रहे होंगे 11 करोड़ मेंबर, मैं भी मेंबर बनने वालों में से, बनाने वालों में से रहा हूँ। लेकिन आज अगर आप वो टूल इसमें फिट कर दें, एक मिस्ड कॉल नंबर ये दे दें कि भी एग्जिट करना है, किसी ने बाहर निकलना है, तो इस पे घंटी मारो और आपका आ जाएगा जी, आपका ये नंबर था, आपका कट गया है। फिर आप देखिए कि आप 11 करोड़ पे हैं या 16 करोड़ पे हैं या 6 करोड़ पे हैं या 3 करोड़ पे हैं। ये तो वो मैंने चुनाव आयोग की चिट्ठी लिखी है। मैं राइट टू रिजेक्ट का जो सवाल कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि भी एक टूल हमें एक इसमें इसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, फ़ोन में दिया जाए कि अगर मेंबर बनना है तो इस पर मिस्ड कॉल करेंगे, और अगर बना हुआ मैं मेंबर हूं और मुझे उससे बाहर निकलना है तो इस पे मिस्ड कॉल करेंगे। ये टूल, ये मेरी मांग है और मैंने चुनाव आयोग को मेरी चिट्ठी पढ़ी है और इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। ये एक नई तरह की है। हाँ, ये मेरा स्टैंड है और मेरा पहला स्टैंड है ये देश में जिसने इस टेक्निकल बात को के ऊपर सवाल उठाया। पहला सवाल है ये।
मेरे ख्याल से सर हम इस दौर तक पहुंच गए हैं, उस दौर से लेके। बात बहुत इंटरेस्टिंग और लंबी चौड़ी बातें हुई और बहुत अच्छा ये लगा। खास बात यह है कि हमने 3 पीढ़ियों की राजनीति, मतलब 3 दौर देख लिए हैं इस दौरान। और मैं आपकी तारीफ भी इसलिए करूंगा कि आपने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रखी है। हाँ ना, वो तो खैर आपका जो सवाल पूछने का था उसमें कोई बेईमानी करने की कोई बात भी नहीं है। और फिर इन बातों में तो जो सच है वो है, और वो इतिहास के पन्नों पर है, तो उसमें तो चलिए, आपको जो सेकंड इनिंग आपकी शुरू होने वाली है जी जी उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे जो राजनेता हैं वो समाज में बने रहें। जी जी ये समाज के हित के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, ये बातचीत थी नरपेंद्र सिंह सोरान जी से, जो बारडा हलके के पूर्व विधायक रहे हैं। इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, इनके भतीजे भी विधायक रहे हैं, और इनका कहना है कि अब ये 59 के हैं और अब सही मायने में अब राजनीति अब शुरू करने वाले हैं। तो हम इनको शुभकामनाएं भी देते हैं। अगर उस दौर की राजनीति का कोई सवाल जो मैं ना पूछ पाया हूँ, रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं गारंटीड उसके सवाल का जवाब इनसे आपको ज़रूर दिलवाऊंगा। ये खुद भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो ये देख के खुद भी आपको जवाब दे देंगे, नहीं तो मैं उसका जवाब दिलाऊंगा। वेलकम। कोई भी क्वेश्चन जो भी मेरे से इन सारी बातों को लेके अगर कोई भी है तो मैं जवाब भी दूंगा। शुक्रिया आपका भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपको अपने समय निकाला इतना। शुक्रिया दोस्तों।